14 अक्टूबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है भारत, अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर, क्योंकि तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं फ़िलहाल, आमिर खान मुत्तकी, वे भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है, क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ रूस ने ही तालिबान की सरकार को मान्यता दी है, भारत ने अभी मान्यता नहीं दी है। लेकिन विदेश मंत्री का, तालिबान के विदेश मंत्री का भारत में स्वागत किया गया है, भारत में उनसे वार्ताएँ चल रही हैं। तो दूसरा एडिटोरियल इसके बारे में है और पहला एडिटोरियल है सावलकोट जलविद्युत परियोजना के बारे में। सावलकोट जलविद्युत परियोजना की जब भी हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो याद रखना है कि सावलकोट जलविद्युत परियोजना चेनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चेनाब नदी पर। एक बात याद रखनी है कि चेनाब नदी पर है सावलकोट जलविद्युत परियोजना। और दूसरी बात जो याद रखनी है कि ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। सवाल उठता है कि ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? तो जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं तो हम देखते हैं कि एक नदी होती है और नदी के आसपास, मतलब दोनों ओर पहाड़ या ऊंची टेरेन होती है, ऊंचे भूआकृति होती है और इनके बीच में हम एक बांध बनाते हैं और बांध बनाकर पीछे एक जलाशय बनता है। बांध के पीछे एक जलाशय बनता है और उसमें पानी भर जाता है और फिर इस पानी का उपयोग करके हम विद्युत उत्पादन करते हैं। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स इन परियोजनाओं से, इस तरह के तकनीक से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि बहते हुए पानी के फ्लो का उपयोग करके, मतलब बांध नहीं बनाया जाता, जो पानी का फ्लो है उस फ्लो का उपयोग करके, पानी के नेचुरल फ्लो का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है और पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। ये जो इमेज है इससे हम समझ सकते हैं, जैसे ये नदी है और इसका जो नेचुरल फ्लो है, उस नेचुरल फ्लो का उपयोग करके किसी पाइपलाइन के थ्रू या फिर पेनस्टॉक का उपयोग करके पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन से बिजली बनाई जाती है और बिजली बनाकर पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। अब अब चूंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में पानी के नेचुरल फ्लो का उपयोग किया जा रहा है, तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं ऐसी जगहों पर बनाई जाती है जहां पर एक तो साल भर 12 मास, पूरे 12 महीने पानी की उपलब्धता होती है, दूसरा तेज प्रवाह होता है। और प्रवाह तेज नहीं भी होता तो पाइपलाइंस का उपयोग करके या पेनस्टॉक का उपयोग करके टरबाइन के ऊपर पानी गिराया जाता है और बिजली उत्पादन की जाती है। भारत में इस तरह की परियोजनाएं बनी हैं, मतलब भारत में हम देखें तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू और कश्मीर में इस तरह की कई परियोजनाएं बनी हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है सावलकोट जलविद्युत परियोजना, ये भी एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब नदी पर बना है और इसकी लोकेशन है जम्मू कश्मीर में, रामबन और उधमपुर जिले में। तो सावलकोट जलविद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो चेनाब नदी पर बन रहा है। इसकी लोकेशन है जम्मू कश्मीर में, रामबन और उधमपुर जिले में। सावलकोट जलविद्युत परियोजना को 2 चरणों में बनाया जाना है। पहले चरण में 1406 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनना है और उसके बाद दूसरे चरण में लगभग 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगना है। तो कुल मिलाकर सावलकोट जलविद्युत परियोजना में लगभग 1856 मेगावाट की ये परियोजना होने वाली है। इस योजना का उद्देश्य है साल भर में लगभग 8000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करना। और इसको कौन बना रहा है? इस पर काम कर रहा है NHPC यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी NHPC सावलकोट जलविद्युत परियोजना को बना रही है। इस प्रोजेक्ट को अभी अक्टूबर 2025 में एनवायरमेंट क्लियरेंस मिले हैं और इसके लिए इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है और इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि हुआ क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल ही रहा है। पहले भारत के पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और अब इस प्रोजेक्ट पर काम तेज हुआ है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है। अब इंडस वाटर ट्रीटी और चेनाब का क्या लेना देना है? तो मामला कुछ ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर एक संधि हुई है और इस संधि के हिसाब से ये जो चेनाब नदी है, उस चेनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। भारत इसका उपयोग कुछ छिटपुट उपयोग के लिए कर सकता है, बड़े पैमाने पर पानी पर नियंत्रण नहीं कर सकता।
लेकिन अब क्या हुआ है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद चेनाब नदी पर साबरकोट जल विद्युत परियोजना पर काम तेज हुआ है। तो इसको लेकर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत पानी को कंट्रोल करने की, भारत पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच ये प्रोजेक्ट भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स का एक सिंबल बन गई है। एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, और चूंकि इस परियोजना का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री ने इसको इम्पैक्ट असेसमेंट और कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज से छूट देने की बात कही थी, और इन्हें छूट मिल भी गई है, और इस परियोजना को एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिले हैं। अब यहाँ पर भी 4 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? दूसरा सवाल ये कि कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज क्या है? तीसरा सवाल ये कि ये रणनीतिक महत्व की चीज़ें क्या होती है? और चौथा सवाल ये कि ये जो सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। इम्पैक्ट असेसमेंट में होता क्या है कि किसी भी परियोजना के, किसी भी प्रोजेक्ट के प्रभावों का आकलन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जैव विविधता को कितना नुकसान होगा, पानी की गुणवत्ता को कितना नुकसान होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को कितना नुकसान होगा, मछलियों के प्रवाह में कितनी बाधा होगी, कितना सेडिमेंट जमा होगा, प्रदूषण कितना होगा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, और समुदायों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों का आकलन किया जाता है इम्पैक्ट असेसमेंट में। इसके बाद अगर हम केयरिंग कैपेसिटीज स्टडीज की बात करें, तो होता क्या है कि जब भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए एक तो आपको पर्यावरणीय मंजूरी लेनी पड़ती है, और साथ में इसका बड़े पैमाने पर असेसमेंट होता है। और इस तरह के असेसमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास 2 कमिटीज़ है। एक तो है एनवायरनमेंट अप्रेजल कमिटी, और दूसरा है फॉरेस्ट असेसमेंट कमिटी। अब ये जो एनवायरनमेंट असेसमेंट कमिटी है, ये एनवायरमेंटल या पर्यावरणीय मंजूरी देते हैं, जो कि अभी मिले हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले हैं। और दूसरा, ये जो फॉरेस्ट अप्रेजल कमिटी, फॉरेस्ट असेसमेंट कमिटी है, ये 2 तरह का काम करती है। एक तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, और दूसरा कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज करती है। पर्यावरणीय मंजूरी में क्या होता है कि पर्यावरण पे अगर प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको जांचकर इस तरह की मंजूरी दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। ये कमेटी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की है। और दूसरा फॉरेस्ट असेसमेंट कमेटी जो है, वो 2 तरह की स्टडीज करती है। एक तो ये संचयी प्रभाव आकलन यानी क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें देखा जाता है कि मान लीजिए एक नदी घाटी है, उस पर पहले से 2 बांध बनाए जा चुके हैं, या पहले से 2 या 3, जो भी जितने भी बांध पहले से हैं, और इनके बाद भी एक नया बांध प्रस्तावित है। तो इन सभी का मिलाकर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा नदी घाटी पर, नदी घाटी के एनवायरनमेंट पर, नदी घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र पर, और उसका असेसमेंट ये कमेटी करती है, और फिर उसके बाद मंजूरी देती है। और कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज में देखा जाता है कि कोई भी रिवर वैली कितने बांधों को सहन कर सकती है, कितने बांध इस पर बनाए जा सकते हैं, इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डाले बिना, दुष्प्रभाव डाले बिना। तो अभी जो क्या हुआ है कि फॉरेस्ट अप्रेजल कमेटी ने, फॉरेस्ट असेसमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है, और ये 2 आकलन नहीं किए हैं, जैसा कि यहाँ पर गृह मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसके रणनीतिक प्रभावों को, रणनीतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसमें अपील भी की थी। अब इनकी ओर से बताया जा रहा है कि ये जो असेसमेंट है 2013 से हो रहे हैं, जबकि इस परियोजना को मंजूरी 1984 में ही मिल गई थी। इसलिए इनका ये असेसमेंट नहीं हुआ है, और इसे पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। अब रहा सवाल कि ये परियोजना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है तो क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इस परियोजना में, या इस तरह की किसी भी परियोजना में, कि इन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कहा जाता है? मान लीजिए हमने एक टारगेट तय किया। अब इस टारगेट को हमें प्राप्त करना है। अब इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, ताकि हम इस गोल को प्राप्त कर सकें। इस योजना को, इस प्लान को, जिसमें हम इस तरह से प्लान बनाते हैं कि संसाधनों का, लोगों का, पैसे का, समय का एकदम सदुपयोग हो सके, और कम से कम खर्चे में कम से कम संसाधनों का उपयोग करके, बेहतर उपयोग करके हम इस गोल को प्राप्त कर सके। तो इस तरह के प्लान को रणनीति कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में जितनी भी चीज़ें सहायक हैं, वे सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक कहलाएंगी। तो जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, इसका मतलब होता है कि ये हमारे किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो सवाल उठता है कि एक बांध कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है? तो इसमें कुछ सामान्य
टारगेट हो सकते हैं, सामान्य लक्ष्य हो सकते हैं, सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं जिनके लिए हम बांध बनाते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ दूसरे महत्व भी हो सकते हैं, दूसरे सामरिक महत्व भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो देखें कि एक बांध इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे जल विद्युत उत्पादन होता है, बिजली पैदा होती है, पानी के प्रवाह को कंट्रोल किया जा सकता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, जल आपूर्ति के लिए ज़रूरी है, पेयजल के लिए ज़रूरी है, सिंचाई के लिए ज़रूरी है, नौवहन के लिए ज़रूरी है, मत्स्य पालन के लिए ज़रूरी है, सिंचाई के लिए, मनोरंजन के लिए, इन सभी कामों के लिए एक बांध ज़रूरी होता है, इसलिए बांध बनाए जाते हैं। आर्थिक प्रगति में बांध सहायक होते हैं, किसानों के लिए सहायक होते हैं। बिजली आपूर्ति से लेकर पीने के पानी तक बांधों की महत्ता है। साथ ही साथ सावलकोट जल विद्युत परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चेनाब नदी पर है और चेनाब नदी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के नियंत्रण में है। मतलब पाकिस्तान का इस पर ज़्यादा अधिकार है, इसके पानी पर, क्योंकि ये पश्चिम की 3 नदियों में से है। हम देखेंगे कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी में कौन-कौन सी नदियाँ हैं, कौन-कौन सी नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण है और कौन सी नदियों पर भारत का अधिकार है। चूँकि इसके पानी को भारत कंट्रोल नहीं कर सकता है, पानी को प्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं सकता है, पानी को ज़्यादा दोहन नहीं कर सकता है, इसलिए भारत की यह परियोजना ज़्यादा चर्चित है, ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत पानी पर, नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हमने एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, दूसरी तरफ हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। इसलिए इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। साथ ही हम यहाँ से बनने वाली बिजली को हमारी जो सैन्य फैसिलिटीज़ हैं, जो इस बांध के पास में हैं, उनके लिए बिजली आपूर्ति के लिए भी उपयोग करने वाले हैं। तो परियोजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, इसलिए रणनीतिक रूप से इसे महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ तक हमने बात की कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना को एनवायरनमेंट क्लीयरेंस मिले हैं, पर्यावरणीय मुद्दे उठ भी रहे हैं क्योंकि बड़े बांध बनते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता भी है। चूँकि परियोजना रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए यहाँ पर कुछ असेसमेंट की छूट मिली है और इसको क्लीयरेंस मिले हैं। परियोजना बनाई जा रही है चेनाब नदी पर, लोकेशन है जम्मू कश्मीर में, रामबन और उधमपुर ज़िले में और इसमें 2 चरणों में लगभग 1800 गीगावाट की योजना बनाई जानी है। इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है चेनाब नदी पर, इसलिए भी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत पानी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना भू-राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है। अब इस परियोजना से जुड़ी हुई कुछ चिंताएँ भी हैं। जैसे क्या चिंताएँ हैं? एक चिंता तो ये है कि चेनाब नदी पर पहले से ही कुछ परियोजनाएँ बनी हुई हैं, परियोजनाएँ काम कर रही हैं। जैसे कि एक तो है दुलहस्ती या डलहस्ती, जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना है और किश्तवाड़ जिले में है। एक दूसरी परियोजना है बगलिहार परियोजना। ये भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है और ये है डोडा और रामबन जिले में। एक तीसरी परियोजना भी है यहाँ पर सलाल डैम और ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और ये है रियासी जिले में। एक और है रतले डैम, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और ये है किश्तवाड़ जिले में। इसके अलावा यहाँ पर किरू डैम भी है और ये भी है किश्तवाड़ जिले में और अब सावलकोट परियोजना पर काम चल रहा है जो है रामबन और उधमपुर जिले में। तो इतनी सारी परियोजना पहले से है, एक और परियोजना यहाँ पर आई है जिस पर काम शुरू होने वाला है। चूँकि हमने देखा था कि ये जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसमें देखा जाता है कि इन सभी परियोजनाओं का पूरे रिवर वैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे यदि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर काम शुरू होता है, तो यहाँ पर सेडिमेंट्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि जब भी बांध बनते हैं तो नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा जो सेडिमेंट्स बहा कर लाए जाते हैं, वो डिपॉज़िट कर दिए जाते हैं बांध में और नीचे मतलब रिवर वैली में सेडिमेंट की समस्या बढ़ती है और किसी डैम में जैसे-जैसे सेडिमेंट बढ़ता है, वैसे-वैसे उसकी पानी को रखने की कैपेसिटी कम होती जाती है, इससे बाढ़ आती है और इलाकों में पानी घुसता है और बड़े पैमाने पर डिज़ास्टर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए चिंता भी है। प्रोजेक्ट की एक बात को लेकर आलोचना की जा रही है, एक तरफ स्ट्रैटेजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डैम, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भले ही कहा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर लगभग 192.5 मीटर की एक कंक्रीट की दीवार बनने वाली है और इस दीवार के माध्यम से इस पर बांध बनेगा और बांध के बनने से इसमें लगभग 1159 हेक्टेयर का एक रिजर्वायर भी बनना है। तो इसलिए ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक स्टोरेज डैम की श्रेणी में आ जाता है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत इस पर स्टोरेज डैम नहीं बना सकता है बल्कि इस पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बना सकता है। और इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा भी होता है कि भारत की डिज़ाइन को पाकिस्तान से मंजूरी लेनी पड़ती है।
क्योंकि ये नदी जो है चेनाब नदी वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से। आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि परियोजना में प्रशासनिक देरी के कारण और समय इतना जो गुजर गया है उसमें महंगाई के कारण लगभग 9,000 करोड़ की लागत बढ़ चुकी है। और एक आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि पुनर्वास लागत पर कुल व्यय का मतलब कुल खर्च का कुल लागत का पुनर्वास पर मात्र 0.6% ही खर्च हो रहा है, जबकि 1500 परिवार यहाँ पर विस्थापित होने वाले हैं। इन 1500 परिवारों का पुनर्वास करना है और लगभग 850 हेक्टेयर भूमि वन भूमि का हस्तांतरण होना है। इतना ही नहीं, इन पर पेड़ भी काटे जाने हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जाने होते हैं तो फॉरेस्ट असेसमेंट कमेटी से इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है और परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो आलोचना भी हो रही है, एक तरफ इम्पोर्टेंस भी है। आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि सबसे पहले तो ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि स्टोरेज डैम प्रोजेक्ट है। ऊपर से लागत बढ़ गई है, पुनर्वास पर बहुत कम खर्चा है, 1500 परिवारों को पुनर्स्थापित किया जाना है और बड़े पैमाने पर वन भूमि का हस्तांतरण होगा, वन भूमि का विनाश होगा, वनों का विनाश होगा। अब ये सारी बातें तो हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि भूमि का हस्तांतरण तो होना है, वनों का विनाश भी होना है, वनों की कटाई भी होनी है। बड़े पैमाने पर पुनर्वास एक मुद्दा रहा है, हर एक प्रोजेक्ट के साथ वह पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये परियोजना इसलिए ज़रूरी हो रही है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का भारत ने निलंबन कर दिया है और इससे इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबन से प्रक्रियात्मक बाधाएं खत्म हुई हैं। इसका उपयोग करके इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत सावलकोट बुलर बैराज जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस स्थिति का उपयोग कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान भारत के ऊपर इन नदी पर पानी पर नियंत्रण करने का आरोप लगा रहा है। चूंकि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर चुका है इसलिए भारत पर दबाव तो नहीं है, लेकिन चूंकि भारत पाकिस्तान के मामले में अपस्ट्रीम राज्य है, क्योंकि ये जो नदियां हैं जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, मतलब पानी भारत से होकर पाकिस्तान में जाता है, इसलिए भारत ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। इसलिए भारत को यहाँ पर अपस्ट्रीम स्टेट कहा जा रहा है, अपस्ट्रीम राज्य है, रिपेरियन राज्य है और पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान हो सकता है क्योंकि भारत अपस्ट्रीम होने की, अपने ऊपरी होने की स्थिति का फायदा उठा सकता है। और इसी तरह का आरोप हम चीन के ऊपर भी लगाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के मामले में चीन अपस्ट्रीम स्टेट है। तो इस तरह के आरोप हम चीन पर लगाते हैं, दूसरी तरफ हम भी उसी तरह के निर्णय लेते हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान होगा, भारत की विश्वसनीयता कम होगी, भारत की छवि ट्रीटीज को तोड़ने वाले देश की बनेगी और इस तरह से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा कम हो सकता है। तो एक ये जोखिम भारत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नियम आधारित सीमा पर जल शासन यानी कि रूल बेस्ड ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस का समर्थन करता रहा है। इसलिए भारत को यहाँ पर एक बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी की जो भारत ने निलंबन किया है उसकी वैधता को चुनौती दे चुका है। पाकिस्तान आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह के मुद्दे उठाएगा, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत को भी अपनी परियोजनाओं में एक तो स्ट्रेटेजिक महत्व और पर्यावरणीय महत्व को संतुलित रूप से और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सभी को संतुलित रूप से लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए हर आयाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मुख्यतः इतनी ही बातें थी। आगे वही है कि प्रोजेक्ट्स में हमें सेडिमेंट्स मैनेजमेंट और क्षेत्रीय अध्ययन प्रोटोकॉल इन सभी का ध्यान रखना होगा, डेटा ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी होगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। कुल मिलाकर की पॉइंट्स के थ्रू एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरी बातें कही गई थी। बात हो रही थी सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में। परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक महत्व की परियोजना है। ऊपर से पर्यावरणीय संतुलन को लेकर भी भारत को यहाँ पर एक सधा हुआ एक संतुलित रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस नदी पर पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, जिला है रामबन और उधमपुर। 2 चरणों में बनेगी, एक तो पहले चरण में 1406 मेगावाट और दूसरे चरण में 450 मेगावाट की परियोजना बननी है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये स्टोरेज डैम भी बनेगा, क्योंकि 192.5 मीटर की एक कंक्रीट की वॉल बनेगी और उसके पीछे 1159 हेक्टेयर का एक रिजर्वायर भी बनना है और जिसकी क्षमता होगी लगभग 50 करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी की। कुल मिलाकर परियोजना पर बड़े पैमाने पर अब काम तेजी से शुरू हुआ है। प्रशासनिक देरी के कारण 9,000 करोड़ की लागत बढ़ चुकी है। पहले से ही 3 बड़ी परियोजना चल रही है, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल डैम। चिंता की बात यह है कि क्योंकि रिवर वैली में चेनाब नदी की घाटी में गाद बढ़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि
बहते हुए पानी के साथ गाद बहता रहता है, लेकिन जब हम उसके रास्ते में कुछ बाधाएं खड़ी करते हैं तो सेडिमेंट जमना शुरू हो जाते हैं, ढलान अस्थिर हो सकते हैं और पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। बजट का कुल मिलाकर ½ % ही खर्च किया जा रहा है पुनर्वास पर, जबकि बड़े पैमाने पर पुनर्वास होना है, वनों का भी दोहन होना है, 1500 परिवारों का पुनर्वास होना है, इसलिए पर्यावरण को लेकर और सामाजिक प्रभाव को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु जल संधि भारत ने सस्पेंड कर दी है। चिनाब नदी सिंधु जल संधि का हिस्सा है और इन नदियों पर भारत अधिकार करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाया जा रहा है। भारत अब वुलर बैराज और सावलकोट परियोजना पर काम तेज कर रहा है। भारत को जोखिम हो सकता है कि भारत को संधि तोड़ने वाले देश की छवि के रूप में पेश किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान भारत की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाएगा। मतलब इस तरह के सभी मुद्दों को पाकिस्तान हमेशा से उठाता आया है, पाकिस्तान की आदत ही है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने संधि के निलंबन को भी चुनौती दी है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो संधि हुई थी, यानी सिंधु जल संधि, ये संधि हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। बाकी GS2 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक एंगल है। दूसरा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है जो कि GS3 में है। बार बार सिंधु जल संधि को लेकर बात हो रही है, तो सिंधु जल संधि के बारे में भी पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर ट्रीटी है, पानी को लेकर बंटवारा है, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। अब इसकी कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है, जो बॉर्डर बनाई गई है, वो रेड क्लिफ लाइन है। तो भूमि का बंटवारा उस समय तो हो गया था, कई साधनों संसाधनों का बंटवारा भी हो गया था, हर चीज़ का बंटवारा हुआ था, लेकिन पानी का बंटवारा नहीं हो पाया था। आज़ादी के बाद से ही पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कई तरह के विवाद खड़े होते आए थे और फिर आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मदद से एक संधि हुई। 19 सितंबर 1960 को संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत की तरफ से भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे, यूजीन आर ब्लेक, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और ये संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सिंधु जल संधि को लेकर ये याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई है, मध्यस्थता की है वर्ल्ड बैंक ने और पानी को लेकर बंटवारा हुआ है। कब हुआ है? 19 सितंबर 1960 को। तो पहली बातें ये याद रखनी है। आगे चलें तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 6 नदियां आती हैं, मतलब सिंधु और इसके सहायक नदियां। तो बात कुछ ऐसी है कि ये है भारत और इस साइड है भारत के पाकिस्तान। भारत से सिंधु होते हुए पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक नदी है चेनाब नदी, और चेनाब नदी कुछ इस तरह से बहते हुए सिंधु में मिल जाती है। सिंधु के बाद मतलब ये है सिंधु नदी, ये है चेनाब। फिर इन दोनों के बीच में झेलम यहाँ से होते हुए चेनाब में मिल जाती है। और फिर भारत से होते हुए रावी नदी जाकर चेनाब में मिल जाती है। और सतलुज भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर चेनाब से मिल जाती है। और भारत में ही ब्यास नदी सतलुज से मिलती है। तो ये है सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। यहाँ पर ये वाली जो नदी है वो है सिंधु नदी, ये वाली सिंधु नदी। सिंधु जो सबसे बड़ी नदी है, और इसकी सहायक नदियों में चेनाब, ये मुख्य नदी चेनाब है, चेनाब की एक सहायक नदी झेलम, और ये रावी, ये सतलुज, और ये है ब्यास। मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये है सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें ये सारी नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और इनके पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है।
मतलब विवाद था, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी से सुलझ चुका है। तो इसमें ये जो 3 नदियाँ हैं, पश्चिम वाली नदियाँ, संधि के हिसाब से पश्चिम की ये जो 3 नदियाँ हैं, यानी 3 नदियाँ हैं, यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके ऊपर पाकिस्तान का नियंत्रण है और इनके पानी को भारत कुछ छोटे पैमाने पर, जैसे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाकर जल विद्युत के लिए, कुछ सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, इस तरह की छोटे-मोटे उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। पानी पर पूर्ण नियंत्रण भारत नहीं कर सकता है। जबकि जो पूर्व की 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों पर भारत का नियंत्रण है और भारत का पूर्ण नियंत्रण है। सिंधु वाटर ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में यही बातें तय हुई थी। सिंधु पश्चिमी नदी है, इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण, पाकिस्तान का अधिकार। झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार, चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार। बाकी 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इन पर भारत का अधिकार है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं। इधर की 3 नदियां, इधर की 3 नदियां। अब यहाँ पर CJI, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चेनाब, झेलम और इंडस, और इधर की जो नदियां हैं वो हैं RBS, रावी, ब्यास और सतलुज। इस तरह से पानी का बंटवारा हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी में। तो यही बातें हैं, रावी, ब्यास, सतलुज पर भारत का पूर्ण नियंत्रण, सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण। भारत पश्चिम की नदियों पर गैर उपभोगी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकता है, जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, सिंचाई के लिए उपयोग कर सकता है, और कुछ घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए इनका उपयोग कर सकता है। संधि के हिसाब से भारत और पाकिस्तान को डेटा का साझाकरण करना होगा। जो भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा है दोनों देशों में, एक दूसरे से सहयोग करेंगे। एक स्थायी सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन बनेगा। परमानेंट इंडस कमीशन में भारत से एक आयुक्त होगा और पाकिस्तान से एक आयुक्त होगा, यानी दोनों देशों के एक एक प्रतिनिधि, एक एक कमिश्नर परमानेंट इंडस कमीशन में होंगे, और 2 बैठकें होंगी साल में, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। इन कमिश्नर्स का उपयोग है, यानी इस कमीशन का ये उपयोग है कि ये देखेंगे कि संधि का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तकनीकी अगर कभी विवाद होंगे तो उन विवादों का निपटारा भी ये करेंगे। अपने पहले लेवल पर विवाद समाधान भी यही करेंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में 3 स्तरीय व्यवस्था है, जैसे कि हमने देखा था। एक स्थायी सिंधु आयोग होगा पहले लेवल का, उसके बाद यदि विवाद सुलझता नहीं है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक नियुक्त करेगा, वो इस विवाद को सुनेगा और उसका समाधान करेगा, और फिर भी नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से इनका विवादों का निपटान होगा, विवादों का रिजोल्यूशन होगा। ये सब जो मेजर परियोजनाएं चल रही है, जो कि हमने देखा था, और इन परियोजनाओं पर विवाद भी है। पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति करता है जो भारत सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर बना रहा है, जैसे कि डिज़ाइन पर आपत्ति करता है, और इसको लेकर मामले कई बार मध्यस्थता तक भी गए हैं। वर्ल्ड बैंक के जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया है, पहले भी कई बार फैसले दिए हैं भारत के पक्ष में, और इस तरह के विवाद पाकिस्तान हमेशा उठाता रहता है। इस प्रोजेक्ट का और इस तरह की परियोजनाओं का राजनीतिक महत्व है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध कभी रहे नहीं हैं। ये परियोजनाएं, ये प्रोजेक्ट्स भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि भारत चाहे तो इन प्रोजेक्ट्स का वॉर वेपन के रूप में उपयोग कर सकता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से युद्ध होने की स्थिति में भी 65 का, 71 का, 99 का जब भी युद्ध हुआ है, उस स्थिति में भी इस संधि को निलंबित नहीं किया, और भारत ने इस संधि का हमेशा से सम्मान किया है, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80% हिस्सा सिंधु प्रणाली पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ भारत अपने अधिकार के पानी का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाता है, लगभग 30 से 35% पानी का ही उपयोग कर पाता है। कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि चिनाब नदी पर सलाल डैम है जम्मू कश्मीर में, चिनाब पर ही बगलिहार है, दुलहस्ती है, सावलकोट परियोजना अब चल रही है, झेलम पर किशनगंगा, पाकलदुल, और सिंधु पर निम्बू बागजो परियोजना बनी है। परियोजना में वर्ल्ड बैंक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, मीडिएटर है, गारंटर है। जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं और विवाद वर्ल्ड बैंक तक जाते हैं तो ये कानूनी और तकनीकी एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद उठते हैं उन्हें सुलझाता है। बाकी सब यही बातें हैं। परियोजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अंत में हम देखते हैं, और सबसे लास्ट में देखते हैं MCQ। और MCQ में पहला सवाल है कि सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि संधि के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है, का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है।
जी, बिल्कुल, पूर्व की तीनों नदियाँ, रावी, ब्यास और सतलज, तीनों नदियों के पानी का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है भारत के पास, सिंधु संधि के अनुसार। दूसरा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को पश्चिम की नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब का प्रमुख उपयोग करने का अधिकार है। जी, बिल्कुल है, पूर्ण नहीं लेकिन प्रमुख उपयोग है, क्योंकि भारत भी इन नदियों का उपयोग कुछ छोटे-मोटे उद्देश्यों के लिए कर सकता है। तीसरा, विश्व बैंक इस संधि का गारंटर नहीं है, केवल मध्यस्थ है। अभी हमने पढ़ा था कि गारंटर भी है और मध्यस्थ भी है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल है कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत स्थापित स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि आयोग ने दोनों देशों के एक एक आयुक्त होते हैं। आयोग में दोनों देशों के एक एक आयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। परमानेंट इंडस कमीशन में दोनों देशों से एक एक कमिश्नर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि आयोग का उद्देश्य केवल डेटा साझा करना है, विवाद समाधान का कार्य नहीं है। यह आयोग प्राथमिक लेवल पर विवाद सुलझाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है कि आयोग वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करता है। बिल्कुल कम से कम 2 बैठक करना है, एक भारत में, दूसरी पाकिस्तान में। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु जल संधि की विवाद समाधान प्रक्रिया के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट है कि पहले स्तर पर स्थायी सिंधु आयोग तकनीकी मतभेदों का निपटारा करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरे स्तर पर न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और अंतिम स्तर पर विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भेजा जा सकता है, ये बात भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, विश्व बैंक इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भूमिका नहीं निभाता है। ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, इनकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक ही करता है। चौथा सवाल है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिम नदियों पर निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। बगलिहार, किशनगंगा, सावलकोट, सलाल। ये जो परियोजना है ये पश्चिम नदियों पर नहीं है, ये सतलज पर है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही सही है। पांचवा सवाल है कि सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न हुई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह संधि केवल युद्ध काल तक ही लागू रहती है, नहीं, हमेशा लागू रहती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत पश्चिमी नदियों पर भंडारण बांध स्टोरेज डैम बना सकता है बिना पाकिस्तान की अनुमति के। भारत नहीं बना सकता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि यह संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे दीर्घकालिक जल साझाकरण समझौतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एडिटोरियल है तालिबान को लेकर और भारत के और अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर। हुआ क्या है कि ये जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनसे मुलाकातें की हैं और भारत की ओर से भी इनकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए गए हैं, मतलब तालिबान की ओर कदम बढ़ाए गए। अब इसकी चर्चा, इस घटना की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। तालिबान सरकार से भारत ने अभी तक तो दूरी बनाए रखी थी। पहली बार यह है कि विदेश मंत्री या तालिबान सरकार के प्रतिनिधि भारत आए हैं, भारत की यात्रा पर हैं। और तीसरी बात इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन कमेटी है, उन्होंने आतंकवादी घोषित करके रखा है और इस समिति ने, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी ने इन्हें छूट दी है, उसके बाद ही इनकी यात्रा संभव हो पाई है। यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने पर या अच्छे संबंध बनाने पर क्यों जोर दे रहा है। तो इसके मुख्यतः 4-5 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जो अफगानिस्तान है भारत की पश्चिमी सीमा के काफ़ी ज़्यादा करीब है। भारत अपनी सीमा सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, भारत हमेशा से आतंकवाद से परेशान रहा है और भारत आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, विशेष तौर पर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए या फिर अफगानिस्तान की ओर से या अफगानिस्तान की ज़मीन से होने वाले आतंकवाद के लिए को रोकने के लिए भारत तालिबान से अच्छे संबंध बना रहा है। तीसरी बात यह है कि जो अफगानिस्तान में
भारत ने निवेश करके रखा है, कई परियोजनाएँ बनाई हैं, कई डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, वहाँ का संसद भवन बनाए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए, भारत के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भारत तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। चौथी बात है, पाकिस्तान को भी काउंटर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के संबंध फिलहाल भारत से भी अच्छे नहीं चल रहे हैं और तालिबान सरकार से भी पाकिस्तान का टकराव चल रहा है। और पाँचवीं बात ये है कि तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण है और अफ़गानिस्तान के साथ भारत अपने संबंध बनाए रखना चाहता है, भले ही, क्योंकि अफ़गानिस्तान स्ट्रैटेजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को यदि मिडिल एशिया के साथ, मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार करना है, तो वहाँ तक पहुँच के लिए अफ़गानिस्तान का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान से होते हुए हम मध्य एशिया के देशों से व्यापार कर सकते हैं और भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तालिबान के आने से पहले दोनों देशों में काफ़ी मधुर संबंध थे, लेकिन तालिबान के आने के बाद थोड़ी-सी दूरी बढ़ी है, क्योंकि भारत अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ रखना चाहता है। इसके लिए अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन अब भारत ने एक व्यावहारिक रुख अपनाया है और व्यावहारिक फैसलों के चलते अब तालिबान के साथ कुछ बातचीत शुरू हुई है। यात्रा के दौरान भारत की तरफ से घोषणा की गई है कि काबुल में जो भारत का तकनीकी मिशन है, मतलब पहले दूतावास था, फिर तालिबान सरकार के आने के बाद इसे तकनीकी मिशन कहा जाने लगा, अब इसे वापस दूतावास के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। ये घोषणा भारत ने की है तालिबान से बातचीत करने के बाद। हालांकि भारत ने तालिबान को या तालिबान की सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, सिर्फ रूस ने ही मान्यता दी है। फिर भी काबुल में जो दूतावास है, मतलब तकनीकी मिशन है, अब उसे दूतावास के तौर पर वापस से विकसित किया जाना है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करते आया है। व्यापार को भी बढ़ाने पर भारत ने जोर दिया है हमेशा से। अस्पतालों का निर्माण किया है, अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाएं चलाई है। दूसरी तरफ तालिबान की ओर से कहा गया है कि वे अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे और इसमें भारत का सहयोग करेंगे। इस यात्रा के दौरान कुछ विवाद भी हुए हैं। जैसे सबसे पहले विवाद तो ये हुआ है कि अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी और इसमें नाम और झंडे को लेकर विवाद है, क्योंकि तालिबान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का उपयोग करता है और उनका अलग झंडा है। इससे पहले जो सरकार थी वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान लिखते थे और उनका अलग झंडा था। तो इसको लेकर विवाद था और भारत नहीं चाहता था कि यहाँ पर तालिबान का जो सरकार का झंडा है वो आए, इसलिए फैसला लिया गया कि दोनों ही झंडे यहाँ पर नहीं होंगे, बिना झंडे का ही काम चल जाएगा। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन फिर जब बाद में आक्रोश फैला या इस तरह की चर्चा हुई, उसके बाद फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बुलाया गया और तालिबान के मंत्रियों से वहाँ की महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और बाकी सभी स्थिति को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पूछे और फिर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कुल मिलाकर वही मुद्दा उठता है कि एक तरफ भारत तालिबान से संवाद कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान की छवि हमेशा से कट्टरपंथी संगठन की रही है, महिला विरोधी छवि रही है और तालिबान को आतंकवाद के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो भारत की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर हो सकती है। यदि हम इस तरह के संबंध और ज़्यादा घनिष्ठता रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर सवाल उठ सकते हैं। बस यही बातें थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए थे और इसमें उन्होंने भारत की यात्रा की। भारत में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। नई बात इसलिए है और चर्चा की बात इसलिए है कि भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि भारत ने एक तरफ तालिबान को मान्यता नहीं दी है, दूसरी तरफ भारत तालिबान के साथ संवाद कर रहा है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और यह एक व्यावहारिक कदम है और भारत की विदेश नीति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि भारत को अपनी पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद के खतरे को कम करना है, अफगानिस्तान में अपने निवेश को और भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से चुनौती देनी है, मतलब पाकिस्तान की चुनौती का सामना करना है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र की तरह देखा जाता है, इसलिए भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो चुनौती है, पाकिस्तान से उठने वाला आतंकवाद है, उसकी चुनौती के लिए अफगानिस्तान भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत से पहले तालिबान से रूस, चीन और ईरान इस तरह की वार्ताएं करते आए हैं। रूस ने तो तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी है। भारत की तरफ से तकनीकी मिशन को उन्नत करके पूर्ण दूतावास बनाया जाएगा, इस तरह की बात कही गई है। राजनयिकों का आदान प्रदान होगा, इस तरह की बात भी कही गई है। मानवीय सहायता, व्यापार बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और दोनों देश, मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दे रहे हैं। ऊपर से तालिबान ने, यानी कि आमिर खान मुत्तकी ने यह आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। और जब पिछली बार तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में
1996 से लेकर लगभग 2001 तक एक बार और तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में रही थी। उस समय भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब थे। भारत के मिशनों पर, परियोजनाओं पर हमले भी हुए थे। लेकिन उस समय में और अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि अभी भारत के साथ अफगानिस्तान यानी तालिबान संवाद कर रहा है। भारत के प्रति एक अच्छा रुख है और तालिबान यह वादा कर रहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। यात्रा के दौरान कुछ विवाद हुए थे, जैसे कि इस्लामिक अमीरात मतलब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जो तालिबान है वो देश को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कहता है, जबकि पुरानी सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहती थी। दोनों का झंडा अलग है, तो झंडे को लेकर इन पर विवाद था। महिला पत्रकारों को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया था, इसके लिए आलोचना हुई थी। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को शामिल किया गया और किसी भी झंडे को फिर नहीं फहराया गया। तालिबान से संवाद करना ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए सभी पक्षों से बातचीत ज़रूरी है, सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। भारत को तय करना होगा, क्योंकि भारत के सामने ये कूटनीतिक चुनौती है कि तालिबान के साथ संबंध और तालिबान के साथ रिश्ते कितने ज़्यादा गहरे और कितने दूरी से बनाए रखने होंगे, ताकि भारत की लोकतांत्रिक छवि, भारत की नैतिक प्रतिष्ठा, भारत की आतंक विरोधी छवि को कोई नुकसान न हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि का नुकसान न हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कूटनीतिक चुनौतियों का सामना न करना पड़े। भारत को व्यवहारिक तौर पर एक तरफ संवाद को तो करना ही है, लेकिन खुद की छवि और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी करनी है। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत की अफगान नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को किस प्रकार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सवाल सीधे तौर पर पूछ रहा है कि भारत को अपनी नीति में बदलाव करना होगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर संवाद तो करना ही होगा, लेकिन यह भी तय करना होगा मतलब संतुलन के साथ तालिबान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि तालिबान एक तरफ ज़रूरी भी है, दूसरी तरफ उससे दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है। यही बातें जो हमने एडिटोरियल में अभी डिस्कस की है, वे सारी बातें यहाँ पर लिखना है। चूंकि बात अफगानिस्तान की चल रही है, इसलिए अफगानिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो अफगानिस्तान का फिलहाल जो नाम है, मतलब तालिबान की सरकार में नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इससे पहले जो सरकार थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश देशों की मान्यता प्राप्त थी, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। राजधानी है काबुल और इसके पड़ोसी देशों में है इधर पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। मतलब पूर्व में भारत और पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में ताजिकिस्तान, उत्तर में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में ईरान और दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान। इसका क्षेत्रफल है लगभग 6,52,864 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है लगभग 4 करोड़ की। यहाँ पर मुख्यतः पश्तो और दारी ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी। और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अगस्त में ही मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, ब्रिटेन से स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में। भूगोल की बात करें तो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच में है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसा कि हमने देखा भी था। चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से इसकी कोई सीमा नहीं लगती है। उत्तर में है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में ईरान, दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में भारत। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में है एक तो ये हिंदू कुश पर्वत, और नदियों में है आमू दरिया ताजिकिस्तान के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। आमू दरिया, काबुल नदी और हेलमंद नदी, यहाँ पर ये सारी नदियाँ हैं। यहाँ की जलवायु है शुष्क अर्धशुष्क, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र से दूरी है। यही कारण होता है कि जब महाद्वीपीय जलवायु होती है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ऐतिहासिक रूप से जैसे भारत के अलग अलग नाम है, वैसे ही यहाँ पर भी आर्याना, खुरासान और अफगानिस्तान के नाम से इसे अब जाना जाता है। प्राचीन काल में भारत के इतिहास के साथ अफगानिस्तान का इतिहास जुड़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य का यहाँ तक विस्तार था, फिर कुषाण साम्राज्य, फिर ससनिद एम्पायर,
उसके बाद गजनवी गोरी और मुगल शासन यहाँ पर रहा है। अंग्रेजों के समय यहाँ पर युद्ध हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच में, यानी ब्रिटिश और अफगान के बीच में। इसे एंग्लो अफगान वार कहा जाता है। पहला युद्ध हुआ था 1839-42 में, दूसरा 78-80 में, मतलब 1878-1880 में, तीसरा 1919 में। ये जो तीनों युद्ध हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। आधुनिक युग की बात करें तो यहाँ पर सोवियत का भी कुछ समय तक नियंत्रण रहा है। सोवियत ने लगभग 1979 से लेकर 1989 तक यहाँ पर नियंत्रण रखा है। उसके बाद 1996 में तालिबान का उदय हुआ, मतलब सोवियत की सेनाओं के खिलाफ तालिबान को बढ़ाया जा रहा था विरोधी ताकतों के द्वारा, और तालिबान ने फिर 1996 से लेकर 2001 तक यहाँ पर नियंत्रण किया। लेकिन फिर 2001 में जब अलकायदा और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में आतंकी हमले किए और उन्हें पनाह दी थी तालिबान ने, इसके लिए अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तालिबान को मिटाने के लिए, तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए, और 2001 में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। लेकिन 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस हुआ, अमेरिका के सैनिक वापस हुए, तो अब तालिबान ने फिर से एक बार सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है। अभी जो तालिबान का शासन है उसमें जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हसन अखुंद। 2004 में एक लोकतांत्रिक संविधान बना था, लेकिन फिलहाल ये संविधान काम नहीं कर रहा है। तालिबान शरिया कानून को मानता है, शरिया कानून ही अभी फिलहाल अफगानिस्तान में लागू है। और तालिबान सरकार को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, सिर्फ कुछ एक देश हैं रूस जैसे, उन्होंने मान्यता दी है। तालिबान के सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों पर देखें तो यहाँ पर जो प्रमुख जातीय समूह हैं उनमें हैं पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज्बेक, कुछ बलोच, तुर्कमेन और नूरिस्तानी लोग हैं। लगभग 99% जनसंख्या मुस्लिम है, अधिकांश सुन्नी है और कुछ शिया हैं। महिला अधिकारों को लेकर तालिबान काफ़ी ज़्यादा कट्टर है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अफगानिस्तान में हस्तकला, कालीन और पारंपरिक संगीत और कविताओं की भी काफ़ी अच्छी परंपरा रही है। भोजन में कबाब, नान, पुलाव और मंटू जैसे ये लोकप्रिय पकवान बनते रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अफगानिस्तान की जीडीपी है लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। कृषि क्षेत्र में गेहूं, अफीम, अंगूर, अनार और बादाम की खेती की जा सकती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि को छोड़कर खनन, हस्तकला और व्यापार। खनिजों में यहाँ पर लिथियम, तांबा, लौह अयस्क, सोना और कोयला ये पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान के आम लोग अमेरिका, भारत, चीन, ईरान से आने वाले देशों ईरान से आने वाली सहायता पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और व्यापारिक साझेदारों में फिलहाल तो पाकिस्तान, भारत, चीन, तुर्की ये रहे हैं। तालिबान का संबंध आईसिस और अलकायदा जैसे कट्टर आतंकवादी समूह से रहा है। यही कारण है कि भारत तालिबान से दूरी बनाकर रखता है और विश्व के अधिकांश देश तालिबान से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। जब तालिबान की सरकार नहीं थी उस समय भारत के अफगानिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। भारत हमेशा से अफगानिस्तान का समर्थक रहा है। लेकिन 2021 में जब तालिबान की सत्ता में वापसी हुई और पुरानी सरकारें और पुराने प्रतिनिधि देश छोड़कर चले गए, उस समय भी भारत ने संपर्क बनाए रखा, तकनीकी मिशन के माध्यम से संपर्क बनाए रखा और अब बातचीत बढ़ रही है, संवाद बढ़ रहा है और एक व्यावहारिक रुख देखने को मिला है भारत की विदेश नीति में। भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की बात करें तो राजनयिक संबंध 1950 से ही स्थापित हैं। अफगानिस्तान की जो संसद भवन है वो भारत ने ही बनाई थी। सलमा बांध बनाया है अफगानिस्तान में भारत में। जरान डेलाराम हाईवे भारत ने बनाया है। भारत कई टन गेहूं और दवाइयाँ अफगानिस्तान में हमेशा से भेजता रहा है। छात्रवृत्तियाँ और शिक्षा सहायता भी भारत ने दी है और अब भारत फिर से 2025 में वहाँ पर दूतावास स्थापित करने पर, दूतावास सक्रिय करने पर जोर दे रहा है, सक्रिय करने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यही है कि तालिबान सरकार को अभी तक मान्यता नहीं मिली है अधिकांश देशों से। कुछ दूसरे तथ्यों में है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुज़कशी। काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल है, देख सकते हैं हम इंटरनेट पर या किसी वीडियो में। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है क्योंकि हुआ क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य भी अफगानिस्तान के आगे लगभग घुटने टेक चुका था।
सोवियत भी यहाँ पर परेशान होकर निकल गया और 2021 में अमेरिका भी निकल गया। लेकिन अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण कोई नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ की टेरेन ऐसी है, ऊबड़-खाबड़, बीहड़, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर बाहर के लोगों के लिए लड़ना, युद्ध करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या अनुपात यहाँ पर है क्योंकि यहाँ की लगभग 65% जनसंख्या की उम्र लगभग 25 वर्ष या उससे कम है। यहाँ के प्रमुख शहर हैं काबुल, कंधार, हेरात, मज़ार शरीफ और जलालाबाद। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि आमिर खान मुत्तकी 2021 में तालिबान के सत्ता में के आने के बाद से भारत का दौरा करने वाले पहले अफगान नेता हैं। जी बिल्कुल, पहली बार कोई भारत की यात्रा पर आया है। उनकी यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सैंक्शन कमेटी द्वारा दी गई यात्रा छूट के कारण संभव हुई है। जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, यानी इन्हें आतंकवादी घोषित करके रखा है और उन्होंने छूट दी है, उसके बाद ही यह यात्रा संभव हो पाई है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने इस यात्रा के दौरान तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी है, नहीं दी है। दूसरा सवाल है कि अफगानिस्तान में भारत की पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में उन्नत करने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात कही गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने अफगानिस्तान में नए अस्पताल निर्माण और व्यापारिक सहयोग की पहल की घोषणा की है। हाँ, की है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने अफगानिस्तान की नई मुद्रा दारी अफगानी को अपनाने की पेशकश की है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। तीसरा सवाल है कि संपादकीय के अनुसार, मतलब इस एडिटोरियल में भारत और तालिबान के संयुक्त बयान में किन बातों पर बल दिया गया था। वैसे इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं। चौथा सवाल है कि अफगानिस्तान से संबंधित भारत की चिंताओं में से कौन सी सही है। पहला स्टेटमेंट, अफगानिस्तान की भूमि से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं। जी, इस तरह की चिंता भारत को है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं के लिए किया जा सकता है, आतंक फैलाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए भारत इससे सतर्क है। यही कारण है कि भारत व्यावहारिक रुख अपनाकर अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उससे बातचीत कर रहा है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग न होने पाए। दूसरा स्टेटमेंट है कि तालिबान शासन में महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पर गंभीर प्रतिबंध है। जी बिल्कुल, तालिबान शासन में महिलाओं के अधिकारों पर, शिक्षा पर, रोजगार पर गंभीर प्रतिबंध है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान में भारत के निवेश परियोजनाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। ये बात भी सही है कि भारत अफगानिस्तान में अपने निवेश और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, रूस, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देश पहले से तालिबान के साथ संवाद बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, नहीं दी है। तीसरा स्टेटमेंट है कि आमिर खान मुत्तकी ने भारत से कश्मीर मुद्दे पर समर्थन मांगा था। तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।